इस पहले क्वेश्चन के साथ सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और देखेंगे हम पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड जो है उसमें दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में से हमें इसका उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पहला है कि कथन कहा गया कि मैं राज्य हूँ, मैं राज्य हूँ, तो ये किस विचारक का है? तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये किस विचारक का है। तो मैं राज हूँ, ये बात जो कही थी वो लुई ने कही थी। कितने ने? लुई ने, यानी ऑप्शन इसका थर्ड रहेगा। उसके बाद कहा है कि राज्य व्यक्ति से पहले है। राज्य जो है वो व्यक्ति से पहले है, तो इसका मतलब ये है कि ये अरस्तू ने ही कहा है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह बात जो कही है वो किसने कही है? वो कही हुई है FWG हीगल ने। नेक्स्ट अगर बात करें, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यानी घ नंबर, ये बात प्लेटो ने कहा है। तो इस अनुसार देखें कि काका थर्ड, यानी काका थर्ड, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर है राज्य का राज्यपाल। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। जिला में, जो राज्य में जिला होते हैं, उसके न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। यह क्वेश्चन अभी आपने देखा होगा कि AMRS में भी आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। किससे परामर्श लेता है? उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से लेता है, हाई कोर्ट से परामर्श लेकर के और न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सामान्यतः जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारियों से वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर की जाती है, लेकिन न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल उस व्यक्ति को भी जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है जो कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रह चुका है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट, यानी राज्य में जिला के न्यायाधीशों की कौन नियुक्ति करता है? तो वो राज्य का राज्यपाल करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पंचायत राज सम्मिलित है, किसमें है? संघीय सूची में, राज्य सूची में, संवर्ती सूची में। तो पंचायती राज की अगर बात करें तो यह जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित है। किसमें? ऑप्शन नंबर 2, राज्य सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? यानी जब संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोक सेवा का जो अध्यक्ष होता है। लोक सेवा के अध्यक्ष जो होते हैं वो दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के, यानी निम्न सदन और उच्च सदन। संसद के दोनों सदनों से संयुक्त सत्र का आह्वान राष्ट्रपति करता है, यानी जो संयुक्त सत्र का आह्वान अगर बताएं तो राष्ट्रपति करता है, जबकि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है, यानी भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं तो वह मिलकर क्या बन जाता है? वह बन जाता है संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से। यानी भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है संसद तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि निम्न में विचारकों का कौन सा युग वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है?
तो इसमें कौन से विचारकों का कौन सा युग्म है जो वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? तो वो है मार्क्स तथा एंजल्स। कौन है? मार्क्स तथा एंजल्स जो है वो एक वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। फांसीवाद ने राज्य को क्या माना है? यानी फांसीवाद ने एक राज्य को क्या माना है? तो राज्य को माना है कि व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर 3। मुसोलिनी ने इंसाइक्लोपीडिया इटालियाना के 1932 के संस्करण में जिला राज्य की फॉसिस्ट संकल्पना में सब कुछ समा जाता है। इसके बाहर किन्हीं मानवीय या आध्यात्मिक मूल्यों को अस्तित्व ही संभव नहीं, महत्व को बिल्कुल संभव नहीं। यानी उन्होंने कहा है कि यह व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति है। उन्होंने फांसीवाद को एक राज माना है। किसने इस विचारक को व्यक्त किया है कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? यानी इस बात को किसने कहा है? तो यह बात अरस्तू ने कहा है। अरस्तू की जो मानता है कि कुछ मनुष्य प्रकृति से ही बुद्धि रहित तथा विवेक शून्य होते हैं और कुछ अन्य मनुष्य बुद्धि तथा विवेक से संपन्न होते हैं। विवेकहीन व्यक्तियों का विवेकशील व्यक्तियों की दास्ता में रहना में प्रकृति नियम की सर्वथा अनुकूल ही और इन दोनों में समानता स्थापित करना एक प्राकृतिक नियम के प्रतिकूल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? जैसे संशोधन की बहुल प्रक्रिया, यह बात सही है, ये पाई जाती है। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, ये भी बात भी सही है, क्योंकि राज्यों को जो है वो संशोधन की पहल करने में एक अधिकार नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जाते हैं, ये बात गलत है, यह विशेषता इसकी नहीं है। संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें होती हैं, ये बात भी सही है। यानी इसके अनुसार का हमारा सही है, खा सही है और घा सही है, गा गलत है। तो का, खा और घा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है। यानी विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि का जो विधि पद का अभिप्राय क्या है? तो वो है मानव स्थापित विधि। कौन सा है? विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का जो अभिप्राय है वो क्या है? मानव स्थापित विधि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। निम्न में से किस में राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत तत्व पाए जाते हैं? तो उसमें किस में पाए जाते हैं? तो रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को रिपीट में कि किस में राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? तो रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना। रक्त संबंध और धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना जो है वो उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व हैं। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक तत्व सिद्धांत के अनुसार न तो राज्य की उत्पत्ति के विशेष समय का पता लगाया जा सकता है और न कि एक विशेष कारण का। यह विभिन्न तथ्यों के प्रभाव से युग युगांतर के दौरान अपने वर्तमान रूप में विकसित हुआ है, जिसमें सृजन, समूह धर्म यानी रिलीजन, युद्ध और राजनीतिक चेतना यानी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस की विशेष भूमिका रही। निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? यानी निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है थर्ड। कौन सा है? थर्ड। यानी राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई
मार्क्सवाद के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ना तो किसी नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए हुई है और ना मनुष्यों की इच्छा की पूर्ति के लिए। यह ना तो उच्च विवेक की अभिव्यक्ति है ना उच्च इच्छा की। इसके विपरीत राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और शोषण के लिए स्थापित की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जो है थर्ड सही है। स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। स्वतंत्रता का यह विचार जो है वो किसका है? तो यह विचार जो है वो है T.H. ग्रीन का था। किसका? T.H. यानी स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? यानी 15 का अगर देखें तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट है। यानी कार्य करती है तो वो करती है नाम मात्र कार्यकारी अध्यक्ष, यानी ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद बात करते हैं मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, ऑप्शन गा। और उसके बाद कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी, यानी इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। उपराष्ट्रपति उच्च सदन की अध्यक्षता करता है, ये बात गलत है। विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाइए। तो यह किसने बतलाया है? संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में जो अंतर बताया है वो A.B. डायसी ने कहा है। डायसी ने कहा है कि विधिवेत्ता जिस प्रभु सत्ताधारी को मान्यता देते हैं उसके पीछे एक दूसरा प्रभु सत्ताधारी रहता है जिसके सामने कानूनी प्रभु सत्ताधारी को झुकना पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, यानी एक विचारशील व्यक्ति जो है वो नीति भ्रष्ट प्राणी है। मनुष्य के विषय में यह विचार प्रतिपादित किया है। तो यह विचार किसने प्रतिपादित किया है? यह किया है रूसो ने। रूसो ने कहा है कि विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है और मनुष्य के विषय में यह विचार जो है रूसो ने प्रतिपादित किया है। रूसो का विश्वास था कि संसार में पाया जाने वाला पाप, भ्रष्टाचार तथा दुष्टता मनुष्य की जन्मजात दुष्टता का परिणाम नहीं है, बल्कि ये पूर्ण रूप से क्या है? विकृत सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति है। एक विचारपूर्ण कला तथा संस्कृति ने मनुष्य को उसके लक्ष्य से हटा दिया है और उसे पथ भ्रष्ट कर दिया है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है और यह जो कथन है वो रूसो ने कहा है। निम्नलिखित विचारकों में से एक ने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच एक अंतर बतलाया है, तो वो भी एक रूसो ने कहा है। रूसो ने कहा है कि तत्कालिक इच्छा यानी एक्चुअल विल और तात्विक इच्छा यानी रियल विल में अंतर क्रिया है। तत्कालिक इच्छा मनुष्य के स्वार्थ और तत्कालिक सुख
चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें कि रूसो में तत्कालिक इच्छा एक्चुअल विल और तात्विक इच्छा रियल विल में अंतर क्रिया है। तो यह तत्कालिक इच्छा मनुष्य के स्वार्थ और तत्कालिक सुख या लाभ पर आधारित है। तात्विक इच्छा सबके हित और मनुष्य के परम हित से जुड़ी होती है। चलिए आगे देखते हैं। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि, यानी जो उदार है वो क्या है, एक विशिष्ट लक्षण है कि वह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। यानी उदार जो है वो लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि यह जो है सभी व्यक्तियों के मतों को क्या करता है, एक समान मानता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका लक्षण है? तो यह किसका लक्षण है, दोहरा शासन? तो यह है संघीय व्यवस्था का। किसका है? संघीय व्यवस्था का है, यानी ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट। संघीय व्यवस्था में दोहरा शासन होता है और एक संघ स्तर और एक राज्य स्तर पर होता है। सामाजिक समता का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है कि राजनीतिक बाध्यता, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, यानी ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट है। आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो आनुपातिक समानता का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो किया है अरस्तु ने। किसने किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, यानी अरस्तु ने आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अरस्तु के अनुसार देखें तो राज्य की ओर से अपने पदों, उपाधियों तथा पुरस्कार का वितरण नागरिकों की योग्यता तथा गुण के अनुपात में किया जाना है चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचना है। जैसे अधिकारों की यह परिभाषा जो है किसने कहा, यानी यह बात किसने कही कि जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं और वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले जो है वो क्या है, कानून की रचना है। तो यह बात बेंथम ने कहा है। किसने कहा? बेंथम ने कहा है कि जितने जो हम अधिकार मानते हैं वो वास्तविकता एक कानून की क्या है, रचना है। बेंथम के अनुसार अधिकार जो है वो कानून की उपज है, यदि कानून नहीं तो अधिकार भी नहीं। बहुत सही बात कही है उन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? यानी मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ पे किया गया है? तो वो कहा गया जन प्रतिनिधि अधिनियम 1958, यानी 1958 में जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत उन्हें पहचान पत्र देने का प्रावधान है 1958 के अधिनियम में। फांसीवादियों के अनुसार फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप से निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? यानी फांसीवादियों के अनुसार क्या है, जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप से निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो पाया जाता अभिजात वर्ग में। किसमें पाया जाता? अभिजात वर्ग में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? यानी निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो यह एल्फ्रेडो
रोग को निकाह है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो राज्य किसी व्यक्ति की विधि की समक्ष समान समता नहीं करेगा, ये बात सही है, यानी ऑप्शन इसका फोर करेक्ट है। राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा, यह जो है वो एक नीति निर्देशक, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। संविधान के आर्टिकल 48 का में वर्णित है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं, यानी मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जो जारी कर सकते हैं वो उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों कर सकते हैं। इसका जो है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। यानी अगर उच्चतम न्यायालय की बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो उसमें अनुच्छेद 32 तथा हाई कोर्ट में 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंध है? सामाजिक संविदा के सिद्धांत से मैंने बता चुका हूँ, इसे लॉक इसका करेक्ट हो जाएगा कि लॉक के राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित है। तो सामाजिक संविदा के सिद्धांत का संबंध किससे है? लॉक से है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, ये कई बार बता चुके हैं, तो ये हुआ था, यानी इसका ऑप्शन नंबर देखिए स्थापित हुआ था ये बात कही है तो उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी 24 अगस्त 1943 को हुआ था, लेकिन ये जो लागू हुआ है 24 अगस्त 1945 को, करेक्ट। लेकिन इसका करेक्ट आंसर स्थापित पूछा जा रहा है तो 24 अगस्त 1943 को। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। कैसे हैं? विरोधी है। यह मत जो है वो किसका है? वो है लॉर्ड एक्टन का। यानी लॉर्ड एक्टन तथा डी टाकविले ने समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी माना है। 32 देखेंगे कि समाज में समानता का नियतार्थ किसका अभाव है? समाज में समानता का नियतार्थ जो है वो किसका अभाव है? तो वो है विशेषाधिकार का। यानी समाज में जो विशेषाधिकार का अभाव समानता के सिद्धांत का जन्म विशेषाधिकार संपन्न वर्ग के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया का स्वरूप हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर इसका हमारा करेक्ट है 2 नंबर। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी क्या है? राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ जो गारंटी है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का अभिप्राय अधिकार प्राप्त हो हर व्यक्ति को शासन के कार्यों में राजनीतिक समानता लोकतंत्र का एक मुख्य तत्व है। यानी राजनीतिक समानता का अभिप्राय है कि अधिकार प्राप्त हो हर व्यक्ति को शासन के कार्यों में राजनीतिक समानता एक लोकतंत्र का मुख्य तत्व है। 32 में देखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? यानी लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, किसको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है उसे त्यागपत्र संबोधित करना पड़ता है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। मत किसने कहा था? ये ऑप्शन नंबर 4 हॉब्स के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? हॉब्स के द्वारा कहा गया। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। राज्य व्यक्ति से पहले है, यह किसका मत है? राज्य व्यक्ति से पहले है, यह जो मत है वो है अरस्तू का। किसका है? अरस्तू का है। यानी राज्य जो है व्यक्ति से पहले, यह मत है अरस्तू का। ऑप्शन नंबर 2 अरस्तू का मानना है कि राज्य एक समान समग्रता है तथा व्यक्ति उसका एक अंग है। जैसे शरीर से उसके अंगों का संबंध हो, चूंकि समग्र का अस्तित्व पहले आता है और अंगों का बाद में। इस आधार पर राज्य का जन्म व्यक्ति से पूर्व हुआ। हॉब्स के अनुसार नंबर 2 यानी राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उनकी संपत्ति से संबंधित अधिकार है। राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उनकी संपत्ति से संबंधित अधिकार है।
ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। यदि संप्रभु के समक्ष व्यक्ति अपने सारे अधिकार त्याग देते हैं और शासक के विरुद्ध व्यक्तियों के कोई अधिकार नहीं रह जाते हैं, जीवन के आत्मरक्षा के अधिकार को छोड़कर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट है। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हुए हैं, क्योंकि, यानी क्वेश्चन है 38 कि परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं, क्योंकि यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य, यानी दूसरे संगठन भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्काल संप्रभुता आरोपित है। यदि संविधान जो है परम संप्रभु है तो तत्काल संप्रभुता आरोपित है, तो उसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। विधि निर्माता निकाय में, विधि निर्माता निकाय में 39 का 3 नंबर। राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। राज्य साधन और साध्य दोनों है, यानी राज्य क्या है? एक साधन है और साध्य दोनों है। इसका राइट आंसर है 3rd। 41 देखेंगे, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता जो है अनुरूप नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर है आर्थिक समानता। क्या अनुरूप नहीं है? आर्थिक समानता नहीं है। ग्रीन ने स्वतंत्रता को क्या माना है? तो ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है करने योग्य काम करने की क्षमता, यानी करने योग्य कार्य काम करने की क्षमता जो है वो ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन बातों को करने का अधिकार है जो दूसरे के विरुद्ध नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। देखते हैं कि स्वतंत्रता किसके अलावा कुछ नहीं है, यानी स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उसे इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों की अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। यह किसका कथन सही है? उदारवाद। यह उदारवाद में इस बात को कहा है कि स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों की अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से 3 ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिले हैं और वह चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? यानी एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक अलग है। तो इसमें जैसे उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद, ये जो 3 हैं ये सभी क्या है? एक है। लेकिन जो 4 यानी ऑप्शन नंबर 4 है ये अलग है। उदारवाद, बहुलवाद और व्यक्तिवाद तीनों राज्यों के सीमित करना चाहते हैं, जबकि समाजवाद राज्य को एक महत्वपूर्ण मानते हुए उसके कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना चाहता है। पुरुष के लिए 45 क्वेश्चन है, पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व। यह मत है किसका? यानी ऑप्शन नंबर 2 मुसोलिनो ने कहा है। मुसोलिनो का जो कथन है कि उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास था, उसके अनुसार प्रत्येक राज्य को अपने हितों की साधना करनी चाहिए, चाहे इसके लिए दूसरे राज्यों के हितों का बलिदान ही क्यों ना करना पड़े। इसलिए विश्व शांति कभी संभव नहीं है। शांति तो एक ऐसे तालाब के समान है जहाँ पानी ठहरकर गंदा हो जाता है। बिना युद्ध को कोई मानव जात या समाज अथवा राज्य उत्पत्ति नहीं कर सकता है। मुसोलिनी के शब्दों में ही पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का। जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं, यानी वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। जनतंत्री और समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं।
नेक्स्ट है उदारवाद। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद का जो एक मौलिक सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या है? व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वो एक उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। उदारवाद के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? तो भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति जो है वो लोक लेखा समिति है। यानी भारतीय संसद की समितियों में लोक लेखा समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है। इसका मुख्य कार्य यह देखना है कि सार्वजनिक को संसद द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार द्वारा तय व्यय किया है या नहीं। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, यानी लोक लेखा समिति में कितने? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो है वो लोकसभा तथा 9 जो है वो राज्यसभा। राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी सदस्य होता है। क्या होता है? एक विपक्षी सदस्य होता है। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, जो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। भारत का उच्चतम न्यायालय किस मुकदमे में यह कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता? इसमें करेक्ट हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका है ऑप्शन नंबर 2, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यानी भारत का जो उच्चतम न्यायालय है किस मुकदमे में यह कहा था कि अनुच्छेद जो है 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदल सकता है, तो वो ऑप्शन नंबर 2 यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। निम्नलिखित किन दो राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक है? यानी समितियां जो है वो क्या है? राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक है। तो इसका कथन हमारा करेक्ट है 4 नंबर। कौन सा है? 4 नंबर, यानी खा और गा। खा और गा यानी हॉब्स और रूसो। कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र का संबंध है किससे? तो वो है राजनीति विज्ञान से। यानी कौटिल्य विरचित का जो अर्थशास्त्र का संबंध है वो किससे है? राजनीति विज्ञान से। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वो कहा था महात्मा गांधी को सर्वप्रथम वैसे राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, जिसमें इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था, तो वो कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था सिंगापुर में। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था सिंगापुर में, जिसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कौन सा है? 4 नंबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए सबने अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था कि सबने अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च नमक सत्याग्रह से संबंधित था, जिसमें इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 4 कर है, क्योंकि सबने अवज्ञा जो आंदोलन है वो दांडी मार्च नमक सत्याग्रह से संबंधित था। 56 क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य जो स्रोत है वो कौन सा है? मतदाता है। मतदाता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। भारत में राजनीतिक शक्ति का जो मुख्य स्रोत है वो मतदाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस सम किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो किस संविधान द्वारा जोड़े गए हैं?
वो 42वें संविधान यानी 1976 में एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए, वो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है 42। भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो है 6। कितनी है? 6। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि 7वें मौलिक अधिकार जो है संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को उसको हटा दिया गया। क्या? मौलिक अधिकार को एक हटा दिया, वो संवैधानिक अधिकार बन गया है। मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की संख्या कितनी थी? मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 14। कितनी थी? 14। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 के अनुच्छेद 51 के बीच, यानी जो मूल राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व है वो आर्टिकल 36 से 51 के बीच है, जिसका भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है, इसको रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। यानी मूल भारतीय संविधान के यदि शामिल राज्य के निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी है? तो उसमें 14 थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने की पूर्व अपना पद छोड़ना चाहें तो वो इसे किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र लिखेंगे? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो किसे लिखेंगे? उपराष्ट्रपति को लिखेंगे। यानी ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है अपना कार्यकाल अगर समाप्त होने से पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो पूर्व उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए। यानी कितने दिनों में राष्ट्रपति का रिक्त पद है वो भर लिया जाना चाहिए? तो वो 6 महीने के अंदर भर लिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुए उसके पद से में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले उसको पूर्ण कर लेना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट। कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत के नागरिक के लिए कितनी एज की जरूरत है आयु की? तो वो 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष के बाद उसके मिनिमम जो है 25 वर्ष के बाद वो अपने भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व क्या है? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर कोई भी कमी समझ में आए तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर ऐसी वीडियो पाने के लिए आप पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही हम आपको एक बुक के माध्यम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को एक संग्रह करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट आप ये ना देखें इसका स्रोत क्या है, लेकिन आप ये देखें कि ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व क्या होता है? तो वो होता है लोकसभा के प्रति। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होते हैं? एक उत्तरदायी होते हैं। यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व जो होता है वो लोकसभा के प्रति होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यानी 63 का हमारा फर्स्ट करेक्ट है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों को भी अपने शेयर करें क्योंकि सभी महत्वपूर्ण। अब हम लोग ऐसे ही डेली एक वीडियो के साथ मिलेंगे सुबह लाइव 8 बजे से। तब तक के लिए आप लोगों से इस वीडियो के साथ एक विदा लेंगे और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो अपने
इस वीडियो को पूर्णतः देखा और आपके अपने परीक्षा के लिए उपयोगी बनाया और परीक्षा उपयोगी होने के बाद अपने जीवन को भी उपयोगी बना सकते हैं। धन्यवाद।